नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, किया राजभवन में जलभूषण बिल्डिंग का इनॉग्रेशन। 1 साल बाद मंच पर साथ नजर आए मोदी और उद्धव ठाकरे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने छोड़ा पार्टी का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान में फिर तेज हुआ आरक्षण आंदोलन, हाईवे पर बैठे प्रदर्शनकारी, माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज ने की अलग से 12% आरक्षण की मांग। शेयर बाजार में फिर दर्ज हुई गिरावट, सेंसेक्स 153 अंक फिसलकर 52,694 के लेवल पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 42 अंक फिसलकर 15,732 के लेवल पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे पड़ गई हैं। लगातार दूसरे दिन ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की, तो दूसरी ओर बीते दिन की तरह आज भी दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा दिखाई दिया। इस बीच टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की है। राष्ट्रपति चुनावों से पहले केंद्रीय एजेंसियों के इस एक्शन पर करेंगे हम विस्तार से बात। इसके साथ ही यूपी में बुलडोजर राजनीति को लेकर एकजुट होते विपक्षी दलों को लेकर भी करेंगे चर्चा। इन सबके बीच रोजगार को लेकर आज मोदी सरकार ने बड़ा दावा किया है। सेना में भर्ती की एक योजना लाई गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस खबर के अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों की और जानेंगे लालू यादव के पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने दिया क्या आदेश। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर में दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ चली। पहले सत्र में करीब 4.5 घंटे तक कांग्रेस सांसद से पूछताछ हुई। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ और फिर पूछताछ का दौर शुरू हो गया। राहुल से ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही है। ईडी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड के अधिग्रहण के पीछे बड़ा खेल हुआ है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि हर चीज सभी के सामने है। ईडी सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। वो पीएम मोदी से डरते नहीं हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल सोमवार को करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कल की तरह आज भी राहुल गांधी पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस सोमवार की तरह आज मंगलवार को भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के आसपास तो धारा 144 लगा दी गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आज भी अपने नेता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पूछताछ के बीच राहुल लंच ब्रेक पर घर निकले, जहां उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। लेकिन इस बीच राहुल का एक ट्वीट भी चर्चा में आया, जिसमें एक बार फिर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी की इस कार्रवाई से बीजेपी सरकार राहुल पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन राहुल ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो झुकने और डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को आज कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया गया, क्योंकि अकबर रोड पर धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समझ से परे है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे। 144 लागू है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते हैं। लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आज पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी हंगामा भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेताओं को बदरपुर थाने में डिटेन किया गया है। पुलिस के साथ हुए टकराव में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और प्रमोद तिवारी घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मोदी सरकार सख्ती से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार के आगे झुकेगी नहीं। केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं, तो यूपी की योगी सरकार के निशाने पर वो आम लोग जो सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हैं। नुपुर शर्मा को लेकर यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। लोग इस बात से नाराज हैं कि सरकार नुपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। योगी सरकार ने लोगों की मांग तो नहीं सुनी, लेकिन जिन्होंने नुपुर की गलत बयानी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके घर पर बुलडोजर चलाना जरूर शुरू कर दिया। इसे लेकर अब विपक्ष
विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है। अखिलेश और मायावती दोनों के सुर एक दिख रहे हैं। नुपुर शर्मा की गलत बयानी ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करने के बजाय उन लोगों पर कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने नुपुर की गलत बयानी का विरोध किया और यूपी में बुलडोजर कार्यवाही धड़ल्ले से चलना शुरू हो गई है। लेकिन सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ विपक्ष जमकर हल्ला बोल कर रहा है और सरकार की इस कार्यवाही की निंदा कर रहा है। वहीं इस मामले में अखिलेश और मायावती एक ही सुर में बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार 2 ट्वीट करके सरकार के इस कार्यवाही को गलत ठहराया। अपने ट्वीट में उन्होंने कुछ शायराना अंदाज में सरकार को घेरा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। मायावती ने एक साथ कई ट्वीट कर सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल है, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद ने पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि दंगों में मुसलमानों को एक तरफा गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी इस पूरे मामले में योगी सरकार चौतरफा घिर चुकी है। विपक्ष को घेरने के चक्कर में खुद बीजेपी ही घिरती दिख रही है। इससे विपक्ष एकजुट हो रहा है और उसके निशाने पर मोदी सरकार आ गई है। मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को काम पर लगाया गया है। ऐसे में अब रोजगार को लेकर मोदी सरकार एक योजना लेकर आई है, लेकिन ये योजना भी सवालों के घेरे में आ गई है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से बहुत से लुभावने वादे किए थे, जिनमें से एक वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। लेकिन सरकार का ये वादा जुमला साबित हुआ और देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, जिसको देखते हुए मोदी सरकार को आगामी चुनावों में हार का डर सता रहा है। और यही कारण है कि सरकार ने अचानक से 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान कर दिया, जिसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक घोषणा की गई और वो घोषणा थी अग्निपथ योजना। बता दें कि इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के 46,000 लोगों की सेना में भर्ती की जाएगी। ये लोग सिर्फ 4 सालों तक सेना को अपनी सेवाएं देंगे। इस अवधि में 6 महीने का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इन 4 सालों में उन्हें 30,000 से 40,000 रुपए वेतन, उसके अलावा कई तरह के भत्ते और मेडिकल बीमा आदि सुविधाएं मिलेंगी। 4 सालों के बाद इनमें से सिर्फ 25% सैनिकों को सेना के सामान्य कैडर में शामिल किया जाएगा और वो लोग गैर अधिकारी रैंकों पर पूरे 15 सालों तक सेवाएं देंगे। बाकी को 4 सालों के बाद सेना छोड़ देनी पड़ेगी। वहीं अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि दावों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं की भी सेना में सीधी भर्ती हो सकेगी। हालांकि जानकारों ने इस योजना के सेना पर होने वाले दूरगामी असर को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। जैसे क्या सिर्फ 4 साल एक सैनिक को तैयार करने और फिर सेवा देने के लिए काफी है? जिस सिपाही को मालूम है कि उसे सिर्फ 4 सालों तक सेना के लिए काम करना है, तो क्या वो पूरी लगन से सेना की सेवा कर पाएगा? इसके अलावा क्या उसे इन 4 सालों के बाद फिर से नौकरी ढूंढने की चिंता सताती नहीं रहेगी? हालांकि इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। जब ये भर्तियां खुलेंगी तब देखना होगा कि इसमें कितने लोग आवेदन करते हैं। यानी सरकार की ये योजना फायदा कम दिखावा ज्यादा नजर आ रही है। वहीं मोदी सरकार के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महा जुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। राहुल गांधी ने पीएम को न्यूज बनाने में एक्सपर्ट बता दिया है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार ये वादा भी पूरा कर पाती है या नहीं। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती दिख रही है। लेकिन राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रपति चुनाव है।
कल यानी 15 जून से राष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी दिन ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। ममता आज दिल्ली पहुंच गई और विपक्ष के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष की बैठक में किसी एक नाम पर बन जाएगी सहमति और ममता की बैठक में किस दल के आने की है उम्मीद। 2021 में पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद से ही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं और इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंच गई हैं। सीएम ममता के एजेंडे में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जीत दिलाना है, जिसको लेकर ममता ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 15 जून को होने वाली इस बैठक के लिए 22 विपक्षी दलों को ममता खत लिखकर न्योता भेज चुकी है। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। इसके अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वैसे विपक्ष के उम्मीदवारों की रेस में शरद पवार सबसे आगे थे, लेकिन अपनी उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार ने इनकार कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना भी ममता की बैठक में शामिल होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित दूसरे राज्यों के कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी ने ये बैठक 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम 3 बजे बुलाई है। ममता बनर्जी ने शनिवार को सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वाम नेता पिनाराई विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 22 नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी। कांग्रेस सहित सभी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने की रणनीति के तहत ममता बनर्जी इस बैठक का आयोजन कर रही हैं। हाल के महीनों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार बैठकें और मुलाकात की गई है। दरअसल इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जितने वोटों की जरूरत है, उससे एनडीए गठबंधन को 13,000 वोटों की और जरूरत है। इसी कारण विपक्ष चाहता है कि आपसी सहमति से बीजेपी नीत एनडीए को मात देने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारा जाए। पहले ही मुश्किल में फंसी बीजेपी की ममता बनर्जी ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विपक्ष एकजुट रहा तो जीत विपक्ष की हो सकती है और अगर एनडीए एकजुट रहा तो वो भारी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश चल रही है तो एनडीए में शामिल जेडीयू संकेत दे रही है कि वो बीजेपी का साथ ही छोड़ सकती है। बिहार में आरसीपी सिंह के करीबियों पर जेडीयू ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक, महासचिव अनिल कुमार, विपिन यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज पर भी कार्रवाई की बात चल रही है। ये सभी मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी बताए जाते हैं। आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए उनके करीबियों पर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही जेडीयू ने ये भी संदेश दे दिया है कि पार्टी में जो भी बीजेपी के साथ ज्यादा करीबी दिखाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से अपनी सहयोगी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी बीजेपी नेताओं के उन बयानों से ज्यादा बढ़ गई है जिसमें बीजेपी नेता बिहार के सीएम की कुर्सी पर दावा जता रहे हैं। नीतीश के तल्ख तेवरों को देखकर बिहार में बीजेपी नेता के सुर तो नर्म पड़ गए, लेकिन नीतीश कुमार अब मौके की तलाश में दिख रहे हैं। वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास को फिर से लिखने की बात की तो नीतीश ने कहा कि इतिहास में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इतिहास बदलने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी की चिंता राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी बढ़ा दी है। नीतीश से जब सवाल किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में किसके पक्ष में मतदान करेंगे, तो नीतीश ने कहा कि अभी जेडीयू ने फैसला नहीं किया है, लेकिन जेडीयू अपनी पसंद का ध्यान रखेगा। नीतीश ने कहा कि पिछले 2 चुनावों में हम जहां थे वहां वोट नहीं दिया, वोट दूसरी ओर किया है। अभी किसे वोट करना है सोचा नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार एनडीए में थे। एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा का समर्थन किया था, लेकिन जेडीयू ने संगमा की जगह यूपीए समर्थित उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया। 2017 में जेडीयू महागठबंधन में शामिल था, जो यूपीए का हिस्सा था। यूपीए की ओर से मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन दिया गया था, जबकि रामनाथ कोविंद एनडीए की समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू ने यूपीए में होते हुए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। ऐसे में अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। अगर विपक्षी दलों का उम्मीदवार नीतीश की पसंद का हुआ तो जेडीयू फिर से पाला बदल सकती है।
जेडीयू के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए 22,485 वोट हैं। अगर जेडीयू पाला बदलता है तो पहले से ही मुश्किल में फंसी बीजेपी के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनना और मुश्किल हो जाएगा। नीतीश के तेवरों से बीजेपी डरी हुई है। नीतीश को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बिहार के सीएम ये साफ कर चुके हैं कि पहले उम्मीदवार देखेंगे फिर फैसला करेंगे। ऐसे में जेडीयू विपक्षी एकता के साथ भी जा सकती है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की दिक्कत बढ़ा रही है तो आरजेडी को राहत मिल रही है, राजनीतिक राहत के साथ कानूनी भी। दरअसल लालू यादव अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट सीबीआई अदालत में जमा है। इस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो क्या है फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में उन्हें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन सीबीआई कोर्ट में उनका पासपोर्ट जमा होने के चलते ऐसा होना मुश्किल हो रहा था, जिसको देखते हुए लालू यादव ने पासपोर्ट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। और इस मामले में आज लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है। अदालत के अप्रूवल के बाद अब लालू यादव पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकेंगे। बता दें कि राजद सुप्रीमो के पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी। इस वजह से उन्होंने रिन्यूअल के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट को जानकारी दी गई है कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद सिर्फ इलाज कराना है और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट अप टू डेट होना जरूरी है। इसके साथ ही लालू यादव के वकील ने बताया कि पासपोर्ट कल तक मिल सकता है। मेरे मुवक्किल इसके रिन्यू के लिए आवेदन करेंगे। रिन्यू करने के बाद हम इसे दोबारा कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और विदेश में इलाज के लिए समय मिलने के बाद दोबारा रिलीज करने के लिए याचिका दायर करेंगे। बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने के दौरान निचली अदालत से पासपोर्ट जमा करने की शर्त रखी थी, जिसके बाद उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा किया गया था। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश में बेलगाम हुई महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। उसे कहीं से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं बैंक भी ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है, जिससे उसका जीना मुहाल हो गया है। वहीं अब लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चिंता को बढ़ाने वाले हैं। अब की बार तो महंगाई ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। अच्छे दिन का इंतजार करते करते 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नजर नहीं आया है। महंगाई पर लगाम लगती नहीं दिख रही है, बल्कि हालात पहले से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। मनमोहन सरकार को कोसने वाले पीएम मोदी के राज में महंगाई ने नए नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है, लेकिन उसे महंगाई से मुक्ति नहीं मिल रही है। इस महीने भी जनता को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर 15.88% पहुंच गई है, जो अप्रैल महीने में 15.08% थी। साल 2012 के बाद पहली बार महंगाई दर इस लेवल पर पहुंची है। पिछले साल के मुकाबले इस साल थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। मई 2021 में थोक महंगाई दर 13.11% रही थी। खाने पीने की वस्तुओं के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से महंगाई दर में इजाफा हुआ है। ईंधन और बिजली की महंगाई दर में बढ़ोतरी की वजह से भी थोक महंगाई दर बढ़ी है। इस साल के आंकड़े देखें तो अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.08% रही थी, मार्च में 14.55%, फरवरी में 13.11% और जनवरी 2022 में 12.96% रही थी। आंकड़ों के हिसाब से मई लगातार 14वां महीना है जब थोक महंगाई की दर 10% से ऊपर है। खाद्य मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 10.89% हो गई है, जो अप्रैल में 8.88% थी। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 8.52%, खाद्य पदार्थ 2.40%, खनिज और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य पदार्थों में अनाज, धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, आलू, प्याज, फल, दूध, अंडे और मांस मछली जैसी चीजें शामिल हैं। ईंधन और बिजली इंडेक्स, जिसमें एलपीजी और पेट्रोलियम जैसे आइटम शामिल हैं, यह आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि कैसे साल दर साल महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। यानी मनमोहन सरकार को कोसने वाले पीएम मोदी खुद सवालों के कटघरे में हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।